नमस्कार आप सभी को। भूगोल विषय की चित्रात्मक प्रस्तुति में स्वागत है आप सभी का। और आज हम चित्रात्मक प्रस्तुति के अंतर्गत भूगोल विषय के भारत की झीलों के बारे में, भारत में मानसून के बारे में और साथ ही साथ भूकंप के बारे में भी, ज्वालामुखियों के बारे में भी हम समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बनते होंगे, लगभग आप कह सकते हो कि सभी प्रश्न यहाँ से आपके कवर होंगे। जब आप नोट्स बनाते हो तो आपको इसी तर्ज पर काम करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा झीलों के बारे में, तो झीलों के बारे में ज़्यादातर प्रारंभिक परीक्षा में ही प्रश्न आते हैं, तो वो चर्चा आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा टॉपिक यहाँ पे है मानसून से, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और मानसून कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है बजाय प्रारंभिक परीक्षा के। तो जब मानसून की हम बात करेंगे तो आज की इस चर्चा में हम उसको प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से ही देखने वाले हैं। बाकी आगे हम मानसून को एक सेपरेट, आप कह सकते हो, मानसून की जब बात करते हैं, मानसून को समझने के लिए कम से कम आपको 2 से ढाई घंटे की एक वीडियो प्रॉपर होनी चाहिए, जिसमें संपूर्ण मानसून के बारे में आपको बताया जाए। वो वीडियो में भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें मानसून से संबंधित चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले भारत की झीलों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आइए समझते हैं भारत की झीलों के बारे में। भारत की झीलों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले झील किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। झील किसे कहते हैं, इस शब्द पर जब हम जाते हैं तो आपको बता दें, जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को हम झील कहते हैं। किसको कहते हैं? जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को हम झील कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को जो है वो झील कहा जाता है, झील की संज्ञा दी जाती है। अब जब झीलों की बात करते हैं तो भारत के विभिन्न राज्य हैं जहां पर आपको झीलें देखने को मिलती हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती हैं, ओडिशा में देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलता है राजस्थान, जम्मू कश्मीर हो गया। तो इस तरह के भारत के कई सारे राज्य हैं जहां पे झीलें देखने को मिलती हैं और ये झीलें आपकी परीक्षा में चर्चा में रहती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है राजस्थान की झीलों, प्रमुख झीलों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, पुष्कर झील, पुष्कर मेला भी लगता है। तो ये जो पुष्कर झील है, यदि हम बात करें तो यह एक कृत्रिम झील है। ठीक है, क्या है? एक कृत्रिम झील है और इसका निर्माण 12वीं सदी में किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और पुष्कर झील जो आपको देखने को मिलती है, ये आपको अजमेर में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमने राजस्थान से संबंधित झील के बारे में देखा, हमने देखा पुष्कर झील के बारे में। और पुष्कर झील का निर्माण 12वीं सदी में हुआ है। इसकी विशेषता है कि ये कृत्रिम प्रकार की झील है और इसकी अवस्थिति अजमेर में देखने को मिलती है। दूसरी झील की जब बात करते हैं तो राजसमंद झील आती है राजस्थान की। राजसमंद झील की बात करें, यह भी एक कृत्रिम प्रकार की झील है और इसकी अवस्थिति उदयपुर में है। तो याद रखिएगा, राजसमंद जो झील है वो उदयपुर में आपको देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आपको अन्य झीलों में डीडवाना देखने को मिल रहा होगा। आपको बता दें, डीडवाना हो गया, डेबार हो गया, डेंगना हो गया, ठीक है, पंचमुद्रा हो गया। ये कुछ झीलें हैं जो राजस्थान के संदर्भ में पूछी जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो कम से कम झीलों के संदर्भ में नाम और संबंधित राज्य के बारे में कम से कम इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जब आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है राजस्थान के बारे में झीलों में नक्की झील। और नक्की झील महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये माउंट आबू में स्थित है। तो नक्की झील की जब बात करते हैं तो नक्की झील, क्योंकि ये माउंट आबू में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची जो झील है उसको बोलते हैं नक्की झील। और इसकी आकृति की यदि हम बात करें तो इसकी आकृति कटोरी नुमा आकृति की ये देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की झीलों के बाद तो जम्मू कश्मीर से संबंधित झीलों के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अभी हम सांबर झील के बारे में और अन्य झीलों के बारे में अभी विस्तार से हम देखेंगे। अब जम्मू कश्मीर की झीलों की बात करते हैं तो 2 प्रमुख झीलें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो है बुलर झील। बुलर झील की बात करें तो एक प्रकार की यह गोखुर झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये, और ये झेलम नदी पर निर्मित है। तो याद रखिएगा, बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, झेलम नदी पर स्थित है और एक प्रकार की गोखुर झील है। डल झील की बात करें, यह भी मीठे पानी की झील है और इसकी अवस्थिति श्रीनगर में देखने को मिलती है। ठीक है, श्रीनगर में पर्यटन का आप कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है डल झील, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। फिर अन्य तथ्यों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहले बात आती है
पुलिकट झील की। तो आपको बोला जा रहा है भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील भारत में जो है वो है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है, आंध्र प्रदेश में आपको कोलेरू लेक देखने को मिलता है। केरल में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि से संबंधित झील कौन सी है, अष्टामुदी हो गया। अष्टामुदी के साथ यहाँ पे वेम्बनाद भी देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा अष्टामुदी और वेम्बनाद ये कहाँ की झीलें हैं, ये केरल से संबंधित झीलें हैं। हैदराबाद तेलंगाना में कौन सी झील स्थित है, कई बार पूछा जाता है। हुसैन सागर एवं उस्मान सागर ये क्या हैं, ये कृत्रिम झीलें हैं जो आपको हैदराबाद में देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ये कौन सी झील है, पुलिकट झील है। तो यदि आपसे पूछा जाए श्रीहरिकोटा का संबंध किस झील से है, तो आप बताओगे पुलिकट झील। हरियाणा राज्य में स्थित कौन सी झील है प्रमुख, सूरजकुंड झील आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित बर्फ से ढकी झील का उदाहरण क्या है, ये है घेपन झील, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद अन्य फैक्ट में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिल रहा होगा तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में स्थित मानव निर्मित झील का क्या नाम है, ये उदाहरण है कोडई कनाल झील। तो इसका भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब ये मैप आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इस मैप में भारत की प्रमुख झीलों को दर्शाया गया है कुछ राज्यों के। सबसे पहले यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश की दो झीलें, एक का नाम है नाको झील और दूसरे का नाम है रेणुका झील। रेणुका झील की बात करते हैं, ये सिरमौर जिले में देखने को मिलता है और नाको झील आपको किन्नौर जिले में देखने को मिलता है। किन्नौर सेब यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। कश्मीर के बाद दूसरा सबसे अच्छा सेब यदि हम देखें तो किन्नौर से आता है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा हमीरसर झील, इसको भी आपको याद रखना है, गुजरात में हमीरसर झील, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है चिल्का झील की। मैंने बोला चिल्का झील अभी छूटा है। चिल्का झील की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात, चिल्का झील ये उत्तरी सरकार तट से संबंधित है, खारे पानी की झील है। देखो जो तटीय झील होंगी वो सभी खारे पानी की होंगी। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है, ठीक है। इसकी लंबाई 29 किलोमीटर है और चौड़ाई 132 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा चेम्बरम बक्कम झील, ये कहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, इसका उद्गम स्रोत क्या है, अड्यार नदी इसका उद्गम स्रोत है और चेन्नई महानगर को ये आप कह सकते हो जो है सप्लाई यहाँ से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चेन्नई महानगर को जो जलापूर्ति होती है वो चेम्बर मबक्कम झील से होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब भारत की प्रमुख झीलों की बात करते हैं तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है फुलहार झील, ठीक है। फुलहार झील की बात करें उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत में इसको देखने को मिलता है और पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिलता है। इसका उद्गम स्रोत है गोमती नदी। तो गोमती नदी जो है उद्गम स्रोत, गोमती नदी का जो उद्गम स्रोत है जहाँ से गोमती नदी निकलती है, जिसके किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी अवस्थित है, वो फुलहार झील है और ये पीलीभीत में देखने को मिलती है। एक झील आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित अंचार झील भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है पुलिकट झील के बारे में। पुलिकट झील अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में स्थित है, ठीक है। ये बॉर्डर पर स्थित झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। विशेषता क्या है, खारे पानी की लैगून झील है और अवस्थिति कोरोमंडल तट पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तमिलनाडु के तट को आप कोरोमंडल तट बोलते हैं, तो वहीं पर आपको देखने को मिलती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ कि जो झील तटीय होंगी वो सभी की सभी खारे पानी की झील होंगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिकट हो गया। पुलिकट के बाद फिर कुछ अन्य झीलें हैं, जैसे रूपकुंड झील। रूपकुंड झील आप उत्तराखंड के यदि होंगे तो आप जानते होंगे, इसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, ठीक है। यह एक प्रकार की हिम झील का उदाहरण है, ये आपको देखने को मिलती है उत्तराखंड में। इसके बाद लोकटक झील। लोकटक झील याद रखिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये संबंधित है मणिपुर से और इसकी विशेषता क्या है, ये ताजे पानी की झील है और यहाँ पे एक पार्क, इसी झील में एक पार्क देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं केबल लामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान। और केबल लामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है,
ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है और एक प्रकार विशेष प्रकार का यहाँ पे हिरण भी पाया जाता है जिसको बोलते हैं संगई हिरण। ठीक है, संगई हिरण की विशेष प्रजाति भी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे केरल से संबंधित झीलें दी हुई हैं जैसे वेम्बनाड झील और अष्टामुदी झील। तो अष्टामुदी और वेम्बनाड केरल से संबंधित दो झीलों को आपको याद रखना है। तो झीलों की चर्चा ये हमारी समाप्त हुई। अब यहाँ पे मानसून की बात हो रही है कि मानसून का कैसे आगमन होता है, किस तरह से। तो आप जानते हैं मानसून का आगमन होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हवाएं उस दिशा में बहें। और हवाएं कब बहेंगी? जब कोई स्थान जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, जब कोई स्थान जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है मतलब हवाएं कहीं से ऊपर उठती हों। ठीक है, मान लीजिए जब हम गर्मी की बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं, ये आप मान लीजिए ये आपका इंडिया है, ये क्षेत्र आपका भारत का है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भारत का क्षेत्र है, ये सागर है, ये पूरा महासागर है। ठीक है, अब सूर्य यदि भारत पे चमक रहा है मतलब गर्मी भारत में हो रही है, और जब गर्मी भारत में हो रही तो क्या होगा, धरातल गर्म होगा। धरातल गर्म होगा तो हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, और जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा। अब निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा तो आप जानते हैं हवाएं कैसे बहते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। ठीक है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं बहती हैं। अब उच्च वायुदाब कहाँ पे होगा, उच्च वायुदाब उस स्थान पे होगा जो स्थान अपेक्षाकृत ठंडा है, क्योंकि जहाँ पर उच्च वायुदाब होगा मतलब वहाँ पे हवाएं बैठ रही हैं। तो क्योंकि ये महासागर है तो यहाँ पे हवाएं बैठ रही होंगी, ये उच्च दाब का क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हवाएं उठ रही हैं ये जाके ऐसे महासागर में बैठ रही हैं। ठीक है, और महासागर में क्या बन रहा है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, हवाएं यहाँ से ऊपर उठ रही हैं मतलब ये स्पेस रिक्त हो रहा है। तो जब स्पेस रिक्त हो रहा है तो यही हवाएं यहाँ की तरफ, इस दिशा की तरफ मूव करेंगी, और यही जो है मानसून का आप कह सकते हैं। मानसून समझने के लिए यही आपको समझना जरूरी है कि हवाओं के मूवमेंट की जो दिशा होती है वो कैसे होती है, किस आधार पे होती है। यदि आपने यही समझ लिया तो मानसून की जो पहेली है उसको समझने में आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है, और ये मुख्य परीक्षा का विषय है डिटेल में। आज हम केवल प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखना है नई दिल्ली में। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मौसम शब्द से हुई है, और मौसम शब्द की बात करें अरबी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण कब हो जाता है, मानसूनी जलवायु में हो जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाले देश का एक उदाहरण कौन है, भारत तो स्वयं है। ठीक है, इसके साथ साथ भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे है, तो याद रखिएगा सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन से हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय हैं। क्यों है इसके बारे में जब आपको मानसून में बताऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल चर्चा होगी, क्योंकि इसमें चले जाएंगे तो आपका 1 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से हैं याद रखनी है। क्या भारत में अधिकांश वर्षा कैसे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में अधिकांश वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, कहाँ पे, भारत में। मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है, कब, शीतकाल में होती है। क्यों, क्योंकि शीतकाल में क्या होता है कि जो भारत का क्षेत्र है वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडक पड़ती है। ठंड पड़ने के कारण हवाएं यहाँ पे लगातार नीचे बैठती हैं। और वहीं जब हम बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्रों में, तो ऑस्ट्रेलिया का जो भूभाग है वो बहुत गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है और वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। तो जो संदर्भ गर्मियों के संदर्भ में जो परिस्थितियाँ भारत में बनती हैं, वही परिस्थितियाँ सर्दियों के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलती हैं, और यही से मानसून की क्रियाविधि है। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा कहाँ प्राप्त होती है, तमिलनाडु राज्य को प्राप्त होती है। भारत में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू कब हो जाता है, सितंबर महीने से शुरू हो जाता है। भारत में मानसून का आगमन पहले कब होता है, कहाँ होता है, केरल राज्य में होता है। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहती है, पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होने वाली वर्षा। इसके साथ साथ भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है,
पुणे में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। बोला जा रहा है भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। आगे बात करें, भारत में कुल वर्षा का सर्वाधिक भाग कहाँ प्राप्त होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिससे कारण वहां पर विकसित क्या हो जाते हैं, निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो जाता है। यही अभी आपको मैंने सबसे पहले समझाया है। हिंद महासागर ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, हवाएं लगातार यहाँ पे बैठती रहती हैं। जब मानसूनी पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मानसून का विच्छेद। ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक शब्द आता है ITCZ, ये बहुत ज़रूरी शब्द है। जब आप मानसून पढ़ते हैं, इस शब्द के बिना मानसून अधूरा है। इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य यहाँ पे दिए हैं जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा को आसान बनाएंगे, तो इनको भी हम देख लेते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व और गंगा के मैदानों में प्रवाहित होती हैं, दक्षिण पूर्व और पूर्व से। ठीक है। फिर बात आती है तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% भाग कैसे प्राप्त होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है, लौटती हुई मानसून से प्राप्त होता है। न केवल भारत बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम मेघालय में है, आपको पता होगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख है, जहां सबसे कम वर्षा आपको देखने को मिलती है। अब वर्षा की बात आ रही है। ठीक है, भारत में वर्षा ऋतु की बात आ रही है, तो आइए वर्षा ऋतु से संबंधित कुछ फैक्ट को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जून से सितंबर माह के मध्य भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ज़्यादातर जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में होती है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत में निर्मित होता है, क्योंकि एक तो थार का मरुस्थल यहाँ पे पड़ता है, दूसरा तिब्बत का पठार पड़ता है, तीसरा हिमालयन एल्बिडो। इन तीनों के कारण जो है ये क्षेत्र बहुत गर्म होता है और इसके कारण यहाँ पे बहुत तेज़ी से हवाएं जो हैं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और मानसूनी पवनें इधर की तरफ चल बैठती हैं। विशेष तथ्य, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का स्थलीय भाग में प्रवेश करते समय तड़ित झंझावत के साथ घनघोर वर्षा के रूप में देखने को मिलता है। मानसूनी पवनों की 2 शाखा होती है। जब ये भारत में आती हैं, यहाँ पे जैसे मानसूनी पवनें ऐसे बढ़ती हैं, तो ये भारत में प्रवेश से पहले 2 भागों में बंट जाती हैं। एक भाग जो है ये अरब सागर के सहारे बंगाल की खाड़ी से होकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी शाखा जो है ये अरब सागर के होते हुए फिर इसी तरह से गुजरात के गिरनार तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये दोनों 2 भागों में बढ़ जाती है। तो मानसूनी पवनों की 2 शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर। यदि आपसे पूछ लिया जाए आप जिस प्रदेश में हैं वहाँ पर किस शाखा के द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपको पता होना चाहिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा विशेष रूप से जब बिहार की आप बात करते हैं तो बिहार में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होती है सर्वाधिक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य दिए हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है और मेघालय है। ठीक है, भारत में यदि हम बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मौनिसराम में एक दिन में सर्वाधिक वर्षा 549 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। याद रखिएगा, 2016 में अधिकतम वर्षा हुई है मौनिसराम में, मेघालय में, और कितने सेंटीमीटर? 549 सेंटीमीटर। ये रिकॉर्ड है अभी तक का, जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं कि सूर्य जो है पहले उत्तरी गोलार्ध में होता है, फिर दक्षिणी गोलार्ध, इसी तरह से वो मूवमेंट करता है। ठीक है, और जब सूर्य मूव करता है तो भारत से जब सूर्य प्रत्यावर्तन होने लगता है तो आपको देखने को मिलता है सब भारत में सितंबर महीने से मानसून के प्रत्यावर्तन शुरू होने का कारण क्या है? क्योंकि सूर्य क्या है, अब दक्षिणायन होने लगता है और ITCZ
जो अभी तक उत्तर दिशा में होती थी वो सूर्य के आगे आगे चलती हैं और ये दक्षिण दिशा में खिसकना प्रारंभ कर देती हैं। भारत का औसत राष्ट्रीय वर्षा कितनी है? तो औसत राष्ट्रीय वर्षा 1127 मिलीमीटर है। भारत में अधिकतम लाभ देने वाले जल प्रबंधन युक्त कौन है? वर्षा के जल का संचयन। झारखंड में वर्षा कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना क्रियान्वित है। लगभग 40 जिले हैं जिनमें ये क्रियान्वित है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ वर्षा के प्रकार दिए हैं, जैसे कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार क्या कही जाती है? इसको बोलते हैं आम्र वर्षा। भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसतन वार्षिक वर्षा लगभग कितनी प्राप्त होती है? लगभग 3% प्राप्त होती है। अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में झंझावती वर्षा कब होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण आपको देखने को मिलता है। फिर बात आती है शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा की जब बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि पवन प्रवाह क्या होती है शीतकाल ऋतु में। ऋतु में पवन प्रवाह जो होती है उत्तरी पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर हो जाती है। भारत के पूर्वीय तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा आपको देखने को मिलती है। उच्च वायु दाब कहाँ होता है? पश्चिमोत्तर भारत में होता है क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है। प्रमुख वर्षा क्षेत्र कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा देखने को मिलती है और वर्षा की जो प्राप्ति है वो उत्तरी पश्चिमी भारत में अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो हो गई वर्षा की बात। अब यहाँ पे कुछ भूकंपीय जानकारियाँ दी गई हैं, भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का प्रमुख कारण क्या है? उपोष्ण पछुआ जेट पवने। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा कब होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर पश्चिम क्षेत्र एवं दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्र। ये आपको पता होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग पीडीएफ की बात करते हो। पीडीएफ आपको एक बार ये पूरी चर्चा समाप्त हो जाए, पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, पूरी पुस्तक की मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे भूसंतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कहाँ? हिमालयी क्षेत्रों में। भारतीय प्लेट निरंतर गतिशील है किस दिशा में? उत्तर की तरफ, लगातार तिब्बत के प्लेट से जो है टकरा रही है। भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक प्रभावित होने की संभावना किससे है? भूकंप क्षेत्र से है, क्योंकि ये प्लेटों का जो है विनाशी किनारा है। अब भूकंपीय क्षेत्र 4 भागों में बांटे गए हैं, 2nd, 3rd, 4th और 5th। अल्प तीव्रता क्षेत्र, मध्यम तीव्रता क्षेत्र, गहन तीव्रता क्षेत्र और अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र। अब यहाँ पे एक एक जोन के बारे में आपको जानकारी दी गई है। सबसे पहले क्षेत्र 5 जोन 5 की बात की जा रही है। जोन 5 के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब जोन 5 के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले कुछ फैक्ट हैं जो आपको समझना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में भूकंप के जोन से संदर्भित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात, इसकी प्रकृति क्या है? जोन 5 अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है ये, और इसका क्षेत्र कारक क्या है? 0.36 IS कोड। ये IS कोड क्या होता है? IS कोड की जब आप बात करते हैं तो IS कोड भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है आप नोट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंडियन सेस्मिक कोड। ठीक है, इंडियन सेस्मिक कोड। तो इंडियन सेस्मिक कोड की तहत ये क्षेत्र कारक है 0.36। इससे संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं? जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर एवं केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के कुछ भाग जो तराई वाले हैं, और कच्छ का रण इसके अंतर्गत आता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। भू क्षेत्र की बात करें तो देश के कुल भू क्षेत्र का लगभग 10.9% जो हिस्सा है वो अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो ये प्रतिशत आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर बात आती है जोन 4 की। जोन 4 की बात करते हैं, या चौथे क्षेत्र की बात करते हैं, जो चौथा प्रकार है। इसमें आपको देखने को मिलता है ये गहन तीव्रता क्षेत्र है। क्षेत्र कारक यहाँ पे 0.24 IS है। ठीक है, संबंधित क्षेत्र दिल्ली, गंगा का मैदानी क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र, कोयना क्षेत्र का, और सिक्किम। भू क्षेत्र की बात करें तो देश के कुल भू क्षेत्र का लगभग 17.3% जो है ये इसके अंतर्गत आता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब बात करते हैं तो जोन 3 की बात आती है।
और जोन थर्ड की जब आप बात करते हैं तो इसका क्षेत्र कारक है 0.18। इससे संबंधित क्षेत्र कौन है? लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र, लखनऊ सहित गंगा मैदानों का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत आता है। ये आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण भारत के भू क्षेत्र का 30% जो हिस्सा है वो जोन थर्ड के अंतर्गत आता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है जोन सेकंड की। जोन सेकंड की बात करते हैं तो सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखें तो देश के कुल भू क्षेत्र का लगभग 41% हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग यहाँ पे आता है। आजकल प्रायद्वीपीय पठार में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। उसका कारण क्या है? प्लेट विवर्तन की तो उसका कारण नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसका कारण प्लेट विवर्तन की जो प्लेटों का टक्कर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको कर्नाटक पठार देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार अर्थात जोन सेकंड के अंतर्गत आता है। तो भारत में 4 जोन आपने देखे मुख्य रूप से। जोन सेकंड अल्प तीव्रता क्षेत्र, जोन थर्ड इसमें बात करें मध्यम तीव्रता क्षेत्र, जोन फोर्थ गहन तीव्रता क्षेत्र और जोन 5 अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र। भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र हैं वो जोन सेकंड के अंतर्गत आते हैं, फिर उसके बाद जोन थर्ड के अंतर्गत, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ के अंतर्गत आते हैं। सबसे ज़्यादा जोन सेकंड के अंतर्गत आते हैं और सबसे ज़्यादा क्षेत्र सबसे कम क्षेत्र जोन फिफ्थ के अंतर्गत आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गई भूकंप की बात। भूकंप के बाद सुनामी की बात आती है। सुनामी की जो नाम लिया गया है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? यदि हम बात करें तो ये हुई है जापान से। ठीक है, अधिकांश सुनामी की उत्पत्ति का कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, भूस्खलन और इस प्रकार के जो कारण हैं वो इसके कारण है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें आपको बता दें कि समुद्र में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार जो है इसके कारण है। अधिकांश सुनामी की उत्पत्ति का कारण जो है वो समुद्री अधः स्थल पर आए भूकंप होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें इसका अन्य नाम क्या है? बंदरगाही लहरें, भूकंपीय समुद्री तरंगें। उदाहरण के रूप में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी से भारत के कोरोमंडल तट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो सुनामी आने का जो प्रमुख कारण है यदि हम देखें तो समुद्र के अधः स्थल पर आया भूकंप है और इसके अन्य नाम है बंदरगाही लहरें, भूकंपीय समुद्री लहरें। ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं चक्रवाती तूफान। चक्रवाती तूफान हमारे यहाँ अक्सर आते रहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चक्रवाती तूफान की जब बात करते हैं तो वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड के कारण ये आते हैं। इनको आप चक्रवात कहते हैं। दिशाएं क्या होती हैं? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा, ये पूछा जाता है। चक्रवात की दिशा क्या होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। चक्रवात होते क्या हैं? वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड होते हैं और इसमें जब आप बात करते हो दिशाओं की तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में ये आते हैं। भारत से संबंधित क्षेत्रों की बात करें तो अरब सागर में चक्रवातों की संख्या कम आती है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या ज़्यादा आती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप देखते हो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में ये चलते हैं और घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में चलने के कारण ये समझिएगा, ये मान लीजिए भारत है। अब घड़ी की सुई क्या होती है? घड़ी की सुई क्लॉकवाइज ये दिशा है। अब ये क्या करते हैं? उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब ये जो चक्रवात होगा इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, इस दिशा में मूव करेगा। तो इसके कारण क्या है कि इस रीजन में जब कोई चक्रवात उत्पन्न होता है तो वो जब मूव करता है तो उसकी गति के कारण वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। लेकिन मान लीजिए अरब सागर में कोई चक्रवात उत्पन्न हुआ तो ये क्या मूव करेगा? ये खाड़ी देशों की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। इसलिए आपको देखने को मिलता है कि अरब सागर के क्षेत्र में जो चक्रवात हैं भारत से संबंधित वो नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत शून्य देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान तथा मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूकंप कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। कारण सड़कें, बांध बनाना आदि मानवीय क्रियाकलापों में वृद्धि भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि करती है। परिणाम क्या होता है इसका? हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की आवृत्ति और बारंबारता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, फिर आपको यह भी याद रखना है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। विशेष क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पूर्व में इसका मुख्यालय कोलकाता था, 1905 में शिमला, 1928 में पुणे था, लेकिन वर्तमान में 1944 से इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है।
अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए स्थापित क्या किया था? बाढ़ पूर्वानुमान संगठन किया था। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? लातूर में किया जा रही है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार आपका सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो ये तो हो गई आपकी चर्चा जो इससे जुड़ी हुई थी, आज के टॉपिक से जुड़ी हुई थी। अब इसको आप देख लीजिएगा एक बार। देखो, ये क्विक रिवीजन के तौर पे है, ऐसा नहीं है कि आपने शून्य पढ़ा होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने एनसीईआरटी को भी नहीं देखा है और आप इसको देख लेंगे तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा या ये विषय वस्तु तैयार हो जाएगा। ये उसके लिए है कि यदि आपने एनसीईआरटी को पढ़ रखा है, मानक पुस्तकों को पढ़ रखा है और उसके बाद आप इसको देखते हैं, तो इससे आपका क्विक रिवीजन हो जाता है। आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से आपको नोट्स बनाने होते हैं टॉपिक वाइज, वो मॉडल आपको पता चल जाता है। तो इसका उद्देश्य इतना ही है। इससे जुड़े रहें और नियमित इसको देखते रहें, निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में मदद मिलेगी। हमने राज्य व्यवस्था की समाप्त की है इसी प्रकार, और भूगोल की भी समाप्त करने वाले हैं। तो राज्य व्यवस्था की संपूर्ण पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध आज करा दूंगा और उसके बाद फिर मैं भूगोल की पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।